करते हैं कुछ लॉन्ग टर्म की। बाजार में इस समय तेज़ी के अच्छे ट्रिगर हैं। भारत की इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़ नंबर 4 पर आई है। इसके अलावा मॉनसून 17 दिन पहले, पहली बार जी हाँ 17 दिन पहले मॉनसून ने दस्तक दी है। इस समय बाजार में क्या करना है आपको? हमारे साथ जुड़े हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, गुड आफ्टरनून। क्या ये कहना सही होगा कि वो जो हमने 5-6 महीने की पेनफुल बेयर मार्केट देखी थी वो अब पूरी तरीके से ख़त्म हुई, वापस अब हम एक सॉर्ट ऑफ बुल मार्केट का हिस्सा बने हैं, और क्या हम जल्दी नए ऑल टाइम हाइज भी लगाएंगे? आपका क्या व्यू होगा मार्केट पर? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, जो टेक्निकल करेक्शन जिसकी आपने भी बात करी, अभी जो शार्प करेक्शन था जनवरी फरवरी का, थोड़ा मार्च में भी, मैं उसको टेक्निकल करेक्शन ज्यादा मानूंगा रादर देन फंडामेंटल करेक्शन, क्योंकि काफी स्पीड से करेक्शन हुआ था, वीक हैंड्स एग्जिट हो गए मार्केट, और उसके बाद से मार्केट रिकवर भी कर चुका है और कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिस तरह से फ्लोज मैं देख रहा हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के, तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है इस लेवल पे। और जो अभी बातचीत हो रही है वो इस बारे में हो रही है कि अपॉर्चुनिटीज, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर्स के लिए क्या है रादर देन बीइंग डिफेंसिव। तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स का जो और हमारा भी जो अभी मैंडेट है और मूड है वो यही है कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढे रादर देन कैश एलोकेशन बढ़ाए। तो मार्केट इस एनवायरनमेंट में जैसे अर्निंग्स ग्रोथ सपोर्ट करेंगी, और अच्छी बात यह है कि पिछले 2 हफ्ते में जो अर्निंग्स आई हैं टुवर्ड्स एंड ऑफ द अर्निंग सीजन, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स की, वो काफी नतीजे उसमें बेटर देन एक्सपेक्टेड हैं और कमेंट्री भी पॉजिटिव। तो आई थिंक एनालिस्ट अपग्रेड्स भी हुए हैं उसके चलते हुए। तो ये एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बन रहा है मार्केट में, फ्लोज पॉजिटिव हैं, अर्निंग्स इंप्रूव हो रही हैं, इंटरेस्ट रेट्स के कम होने की उम्मीद है, ट्रेड बढ़ेगा। तो आई थिंक एक मार्केट में बहुत अच्छा सेटअप हो रहा है एक न्यू हाइस की तरफ बढ़ने का। अनुज, जैसा ऐसा ऐसी मेरा एनालिसिस है। चलिए, आपकी उम्मीद घी शक्कर सर। अभय जी, मार्केट हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, अगर आपका ये ओपिनियन एनालिसिस है। अच्छा, आज सबसे महत्वपूर्ण अच्छी और सकारात्मक बात यह है कि मॉनसून, अर्ली मॉनसून, उस पर रिएक्ट करता हुआ आपका ऑटो कुछ हद तक एफएमसीजी, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स इस रेंज के हाई पे खड़ा हुआ है। ये जो नया फ्लेवर जुड़ा है बाजार में आज, अर्ली मॉनसून, इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? आपकी जो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं या फिर आपके जो मध्यम अवधि की कॉल्स हैं, उसमें ये डेवलपमेंट कैसे फिट होता है? व्हाट एग्जैक्टली टू चेस आफ्टर दिस, आई थिंक, अर्ली मॉनसून? जी वीरेंद्र, अर्ली मॉनसून बहुत वेलकम है हमारी इकोनॉमी के लिए। काफी बड़ा सेगमेंट है कंजम्पशन इकोनॉमी का जो मॉनसून पे अभी भी डिपेंडेंट है। तो बहुत अच्छी बात है जिस तरह से अर्ली मॉनसून आया। और जब मैं 30 साल पहले मैंने जब इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था, तो हमारे एक बुजुर्ग ब्रोकर थे जो धोती कुर्ता पहन के आते थे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, उनका ऑफिस था, और वो हमें कहते थे कि पूरे देश में बारिश हो जाए पर जब तक मुंबई में ब्रोकर के सर पे पानी नहीं पड़ता तब तक मॉनसून का इम्पैक्ट नहीं दिखता मार्केट को। तो आई थिंक जिस तरह से मुंबई में बारिश हुई आज, उसका पूरा पॉजिटिवनेस आया है मार्केट में। और इसको द गुड थिंग इज कि ये मॉनसून, स्ट्रॉन्ग मॉनसून को बेनिफिट करने के लिए इन्वेस्टर्स के लिए काफी थीम्स हैं। एक दो इमीडिएट थीम, जैसे आपने कहा, एक रूरल इकोनॉमी के लिए कि जो ऑटोज हैं कंजम्पशन पे बेस्ड है, पर उसके अलावा एग्रोकेमिकल है, उसकी डिमांड बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी, फार्मर्स के पास अर्निंग्स बढ़ेंगी, उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो मुझे लगता है एक जो अभी मार्केट इग्नोर कर रहा है पर वो बहुत बड़ा सेगमेंट है, जो एक साइक्लिकल प्ले है अनुज और वीरेंद्र, और उसको प्ले करने के लिए थोड़ा एक हिम्मत चाहिए, वो है माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट का। क्योंकि वो माइक्रो फाइनेंस का जो भी लेंडिंग है फार्मर्स को, फार्मर फैमिलीज को, एंटरप्रेन्योर्स को, वो काफी उनके कैश फ्लोज पे डिपेंडेंट होता है। तो अगर रूरल लेवल पे, सेमी रूरल लेवल पे कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग होंगे तो पूरा जो माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो लेंडिंग, अनसेक्योर्ड लेंडिंग स्पेस में जो बैंक्स और एनबीएफसीज हैं, जो पिछले साल भर में काफी हमने करेक्शन देखा उनके स्टॉक्स में 70-80% का भी कुछ कुछ जगह, आई थिंक वहां पे एक साइक्लिकल बॉटम बनेगा। तो इस थीम को प्ले करने के लिए एग्रोकेम, लेंडिंग, कंजम्पशन, फार्म ऑटोमेशन, ये काफी थीम्स हैं जो इन्वेस्टर्स को अवेलेबल हैं उनके पास इनको प्ले करने की।
ओके अभिजी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। ब्रोकर्स के सर पे पानी पड़ गया और दिख रहा है मार्केट में उसका असर। आपने कुछ थीम्स बताए मॉनसून की वजह से जहाँ पर एक रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन सवाल मेरा आरबीआई डिविडेंड को लेकर है। 2.62 लाख करोड़ का डिविडेंड का ऐलान, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है, और अगर आप इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो वो कौन से थीम्स और कौन सा स्पेस फर्क वहाँ पे पड़ता हुआ नजर आएगा? जी श्रेया, गुड आफ्टरनून। इसमें बहुत ही अगेन 3 दशक में जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन कभी नहीं देखी। और जिस तरह से सरकार के पास फ्लोज हैं फ्रॉम टैक्सेशन, फ्रॉम आरबीआई डिविडेंड, जो हमारा मैक्रो प्रेशर है सरकार के ऊपर बोरोइंग करने का, कि हमको डेवलपमेंटल स्पेंडिंग करनी है, उसके लिए बोरो करना है, बार बार मार्केट में जाके बॉन्ड्स इशू करने हैं, वो प्रेशर इस समय बिल्कुल भी नहीं है। और ना कोई प्रेशर है डाइवेस्टमेंट का, किसी भी प्राइस पे डाइवेस्ट करे। तो एक सरकार के पास इस समय बहुत ज्यादा एम्युनिशन है कि वो ग्रोथ के एजेंडा को पुश कर सके, इतनी इतनी कैपेबिलिटी है। दूसरी तरफ एक जो फाइनेंशियल मार्केट्स का हमेशा डर रहता है कि गवर्नमेंट सबसे बड़ी बोरोवर है मार्केट में, और गवर्नमेंट अगर बार बार आके मार्केट से बोरो करती है तो इंटरेस्ट रेट्स पे बहुत उस पर प्रेशर आता है। तो वो फियर नहीं है अभी कि गवर्नमेंट का बोरोइंग जो है वो फ्रंट लोडेड होगा और उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स पे प्रेशर आएगा। तो इसमें आरबीआई को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है इंटरेस्ट रेट्स कम करें। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो ये इकोनॉमी के लिए हम एक अभी भी कंजम्पशन लेड ग्रोथ इकोनॉमी में है। तो जो प्राइवेट कैपेक्स को ड्राइव करेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए लोअर ईएमआई पे कंज्यूम कर पाना, लोन ले पाना, वो होगा। तो हर तरह से बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। और यही इस तरह की न्यूज़ ही है जो सपोर्ट करेंगी मार्केट के वैल्यूएशंस। ओके। मार्केट में आज एक चीज़ तो है, वैसे मोमेंटम अच्छा है निफ्टी में। अब आप देखिए 25,000 के आसपास ही हैं हम, और कोशिश कर रहे हैं उसके आसपास ही कंसोलिडेट करें। यहाँ पर काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ मूव्स आपको अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आए। IRCTC लेकर आइए ज़रा एक बार, यहाँ पर अच्छा मूव आया। ये देखिए IRCTC ये आया डिहाई पर। अभय जी, एक थीम जिसने पिछले कुछ दिनों में शानदार मूव्स दिखाए हैं वो हैं आपके मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक्स, खासतौर से एक्सचेंजेस। काफ़ी बज़ चल रहा है NSE की IPO को लेकर। हम सब जानते हैं अनलिस्टेड मार्केट में इस समय क्या एक्टिविटी चल रही है वहाँ, लेकिन BSE हुआ, कैम्स, एंजल, AMC स्टॉक्स, सब में अच्छे मूव्स हैं। इसका कोई पोर्टफोलियो बनाने की सेंस है या अभी थोड़े महंगे हो गए स्टॉक्स? नहीं अनुज, आप देखेंगे ना इसको, पिछले 5 सालों से मैं देख रहा हूँ। जब CDSL लिस्ट हुआ था 200 रुपए पे लिस्ट हुआ था, 2000 पे है, और आई थिंक उसमें एक कॉर्पोरेट एक्शन भी हो चुका है। सो ये स्टॉक्स अनुज हमेशा से ही महंगे रहे हैं। कभी करीब कैम्स और CDSL और एंजल जो हमारे पोर्टफोलियो में है, कैम्स और CDSL स्पेशली मेरी बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर ये हमेशा 40 टाइम्स 35-40 टाइम्स पी मल्टीपल के आसपास ट्रेड किया इन्होंने, और BSE ने उससे भी ज्यादा। MCX भी आप देख लीजिए। तो वो इसलिए महंगे लगते हैं हमेशा क्योंकि ग्रोथ जो है इनका एकदम क्लियर डायरेक्शन है। इंडस्ट्री इन सब की कंसोलिडेट हो चुकी है। हर स्पेस में 2 प्लेयर हैं, CDSL, NSDL, कैम्स और KFinTech, और BSE, NSE, MCX तो एक अकेला ही प्लेयर है। तो ये जो कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर्स अगर हम इन्हें कहें तो ये बहुत स्वीट स्पॉट में है अनुज, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, डुओपोली है ज्यादा से ज्यादा। तो प्राइसिंग पे प्रेशर नहीं है, और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट बिजनेसेस हैं तो कैपेक्स कुछ बड़ा होता नहीं है। जो थोड़ा हार्डवेयर और डेटा सेंटर में इन्वेस्ट करना होता है वो अपने आप कर लेते हैं। ये लोग कोई B2C मार्केटिंग नहीं करते हैं, इनका सारा बिजनेस आता है ब्रोकर्स के थ्रू, चैनल पार्टनर्स के थ्रू। तो बड़ा ही हाई कैश फ्लो जनरेटिंग ग्रोथ बिजनेस है। और मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स एक पोर्टफोलियो में होने चाहिए, क्योंकि अगर जैसे इंडिया की मार्केट कैप बढ़ेगी 5 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की तरफ जाएगी अगले 7-8 साल में, तो ऑब्वियसली इन सबको डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा उसका। तो ये बड़े कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं, सॉलिड मैनेजमेंट है सबका, इन्वेस्टर शेयर होल्डर फ्रेंडली है। तो ये मुझे लगता है कि ये सारे स्टॉक्स यहाँ से अगले 5-6 साल 20% के आउटरास कम से कम रिटर्न जनरेट करेंगे पर ईयर। ओके। अच्छा अभय जी, अभी डिफेंस के हालिया मूव के बाद डिफेंस भी चला और कुछ रेलवे स्टॉक्स भी चले। अभी अगर मैं
सिंस रेलवे में पिछले एक वर्ष बहुत ठंडे गुजरे, आपने देखा होगा बहुत सारी निजी कंपनियों ने अपने रेलवे बिजनेस को ऑफलोड भी कर दिया। आपका टेक क्या होगा इस वक्त कैपिटल गुड्स या फिर रेलवेज पर? अभी यहाँ पे आपका पिक, मतलब यहाँ पे आप लोगों ने क्या बाय किया? अगर कंफर्टेबल हो कुछ बता पाए तो इस वक्त आप। जी वीरेंद्र, अभी मॉडल पोर्टफोलियो में रेलवे स्टॉक हमारा कोई भी नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि प्राइवेट प्लेयर्स की कोई बड़ी कैपेबिलिटी है रेलवेज में प्ले कर पाने की, क्योंकि एक बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है यह। बहुत मतलब हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उस तरह का प्राइवेट कैपेक्स बहुत कम कंपनीज हैं या ग्रुप्स हैं जो इस देश में सपोर्ट कर पाए। तो मुझे लगता है कि जो रेलवेज का बिजनेस है मोबिलिटी का, वो मैक्सिमम जो है वो सरकारी कंपनीज ही करेंगी, और जो सरकारी कंपनीज करेंगी वो कर रही है और एक ग्रोथ पाथ पे है ऑलरेडी। तो मुझे ये कोई अल्फा बिजनेस नहीं लगता है। ये मोबिलिटी का बिजनेस है। जैसे हाईवेज हैं उसी तरह रेलवेज हैं, वो बढ़ता रहेगा अपने आप। प्राइवेट प्लेयर्स के लिए मुझे लगता नहीं ज्यादा जगह है। एयरलाइंस में आप बात करें तो प्राइवेट एयरलाइंस हैं, तो वो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। पर रेलवेज एक गवर्नमेंट बिजनेस है, पीएसयू बिजनेस है, पीयूसी बिजनेस ही रहेगा वो। उसमें शायद एक दो कंपनीज हैं, जैसे एम्बर है, वो गैंट्री बना रहे हैं सारे वंदे भारत ट्रेन के लिए। तो एक इक्का दुक्का छोटे प्लेयर्स हैं जो उसमें देख सकते हैं। पर अभी मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अल्फा बनाने वाला स्पेस है ये रेलवेज का। ओके, अभी जी आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से, ग्रीन एनर्जी स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? रिजल्ट्स आए, इस स्पेस के रिजल्ट्स कैसे लगे आपको? भविष्य लगता है कि आपको स्पेस में आपने एक्सपोजर बढ़ाया है हाल फिलहाल में? आपका टेक? जी नहीं, इसमें हमारा कोई एक्सपोजर नहीं है श्रेया, बिकॉज मुझे लगता है इसकी वाइड एडॉप्शन अभी भी नहीं है एट अ कंज्यूमर लेवल, और गवर्नमेंट का सपोर्ट भी काफी मिनिमल है। सब्सिडीज है जो सपोर्ट कर रही है बिजनेसेस को, पर वो एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं क्रिएट कर पाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे अगर मार्केट और कंज्यूमर का सपोर्ट नहीं है इस बिजनेस को, तो ये बिजनेस काफी ड्रैग करेगा। दूसरा, काफी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। तो आई थिंक इसको प्ले आउट होने में अभी 1-2 साल और लगेंगे बिफोर इट बिकम्स अ वेरी वेरी बिग स्पेस। पर तब तक जो बड़े प्लेयर्स हैं इसमें वो डेफिनेटली एक उनके पास साइज का एडवांटेज है। छोटे प्लेयर्स के लिए चैलेंज रहेगा, इसके लिए अभी हम इस स्पेस से दूर हैं। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे खुल के अपने विचार, स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ भी शेयर किया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया। आते हैं